आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के 9 बजे मंजीत और पीयूष अपने कमरे में बैठे अपने फ़ोन चला रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मंजीत ने पीयूष से कहा, देख तो भाई कौन आया है। मंजीत की बात सुनकर पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, अबे भाई अभी मैं फ़ोन पर कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। पीयूष का जवाब सुनकर मंजीत ने फिर कहा, हाँ पता है क्या ज़रूरी काम कर रहा है, किसी से चैट कर रहा होगा और क्या। ये दोनों आपस में ही दरवाज़ा खोलने के लिए एक दूसरे को बोल रहे थे। तभी एक बार फिर से किसी ने इनका दरवाज़ा खटखटाया। इस पर पीयूष ने फिर मंजीत से कहा, जा भाई तू ही देख लेना, समझा कर यार, बहुत ज़रूरी बात चल रही है अभी मेरी। इस पर मंजीत अपनी जगह से उठा और पीयूष को बोला, घुस जा अपने फ़ोन में। इतना बोलकर मंजीत दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया और थोड़ा ज़ोर से बोला, कौन है। मंजीत के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं हूँ सूरज, जल्दी दरवाज़ा खोल। सूरज इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ कभी कभी इनके साथ पार्टी करने को आया करता था। पर इतना सुनते ही मंजीत के हाथ से दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे थे। वो रुक गए और मंजीत तुरंत पीछे पीयूष की तरफ मुड़ा तो उसने देखा पीयूष भी अपना फ़ोन नीचे रख के उसे ही ताक रहा था। मंजीत तुरंत दरवाजे के पास से पीयूष के पास आया और बोला, सुना भाई। पीयूष ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर ये कैसे हो सकता है, अभी 1 घंटे पहले ही तो हम लोग सूरज का अंतिम संस्कार कर आए होंगे। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल सूरज का एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। वैसे भी सूरज बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया और उसी समय उसकी मौत हो गई थी और आज उसका अंतिम संस्कार था। और वहीं से 1 घंटा पहले होकर मंजीत और पीयूष आए थे और दोनों हैरान होकर बस यही सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से बाहर से सूरज की आवाज़ आई, अबे कहाँ चले गए दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाज़ा खोलो। पर मंजीत और पीयूष की तो जैसे रगों में खून ही ना हो। वो दोनों मूर्ति बने बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे और सूरज बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज़ लगाए जा रहा था। वो बोल रहा था, यार दरवाज़ा खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो सूरज की आवाज़ सुनकर ही निकल गई थी। पर तभी एकदम से वो सभी आवाज़ें जो सूरज की आ रही थी वो सभी आना बंद हो गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई बाहर नहीं है। अब मंजीत और पीयूष भी यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो वो आकर आवाज़ कैसे मार सकता है। यही सोचते हुए दोनों बैठे हुए और एक दूसरे को देख ही रहे थे कि दोनों का डर उसी समय ख़त्म नहीं हुआ था कि तभी उनके बाथरूम से ऐसी आवाज़ें आनी शुरू हो गईं जैसे कोई बाथरूम के अंदर हो। पर यह भी कैसे हो सकता है क्योंकि घर में मंजीत और पीयूष के सिवा कोई भी नहीं रहता था और ना ही कोई आज इनके घर में आया हुआ था। आवाज़ें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखे जा रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुला और उसके अंदर से बाहर निकला सूरज, जिसने अपने हाथों में 3 बोतल और चखने का सामान ले रखा था। उसके बाद सूरज बाथरूम से बाहर आया और उन दोनों के पास पार्टी का सारा सामान रखा और फिर सूरज ने उन दोनों से कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो। पर वो दोनों डरे डरे सूरज को घूरे ही जा रहे थे। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों क्या करें।
तभी सूरज इन दोनों के पास आया और बोला, पर इस बार उसकी आवाज़ बहुत ही भयानक सी हो गई थी। उसने कहा, जब मैं दारू पीता नहीं था तब तुम दोनों ने मुझे कल ज़बरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम्हें पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर मंजीत ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त हैं, हमें जाने दे। सूरज ने फिर कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर हम तीनों मिलकर पार्टी करेंगे। पर मंजीत और पीयूष को तो जैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। वो दोनों बस यही सोच रहे थे, कहीं ये हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है। पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। दोनों डरे डरे बार बार सूरज से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, पर सूरज पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे सूरज के मरने के बाद अब दोस्तों के बिना वो नहीं रह पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों के लिए उन्हें लेने गया हो। सूरज अपने साथ जो बोतलें लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक मंजीत और पीयूष पीते पीते मर नहीं गए। सूरज उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए आया था और उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। इसलिए कहते हैं ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी आपके पास आते हैं और कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। गांव आए हुए मुझे यहीं कोई 3-4 दिन ही बीते होंगे कि एक शाम अचानक हमारे घर की बिजली चली गई। चूंकि मौसम गर्मी का था, इसलिए पंखा बंद होते ही सारे परिवार वाले छत पर पहुंच गए। सबके साथ मैं और दादाजी भी थे। तब तक अंधेरा हो चुका था। खैर, हम सारे लोग छत पर चटाई बिछाकर बैठ गए। तभी मैंने दादाजी से कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए ना, भूत वाली। तब मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, मैं यहीं कोई 8-10 साल का ही रहा होऊंगा। खैर, दादाजी ने मेरी बात नहीं टाली और उन्होंने कहानी बताना शुरू किया। बात आज से तकरीबन 50 साल पुरानी है। तब मेरी यानी दादाजी की उम्र यहीं कोई 27-28 साल की रही होगी। गांव के पोस्ट ऑफिस में मुझे नया नया काम मिला था। ऑफिस में पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन का काम मैं अकेले ही करता था, यानी चिट्ठियों को सील करने से लेकर घर घर जाकर पहुंचाने का काम मेरा ही था। हालांकि काम सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि उन दिनों मोबाइल फोन्स वगैरह नहीं हुआ करता था और अगर दूर किसी आदमी से बात करनी हो तो उसका एकमात्र साधन खत या यूं कहें तो चिट्ठी ही थी। एक शाम की बात है, उस दिन काम बहुत ज्यादा था और सभी चिट्ठियों को आज के आज ही पते पर पहुंचाना था। मगर सभी चिट्ठियों को सील करते करते कब रात के 7:45 बज गए पता ही नहीं चला। अमूमन इतने बजे तक मेरी ड्यूटी खत्म हो जाती थी, मगर आज ऊपर से ऑर्डर था कि सबको ओवर टाइम करना है, जिससे मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इसलिए मैं रुका नहीं और चुपचाप काम करता चला गया। रात के ठीक 8:30 बजे मैं सभी चिट्ठियों को सील करके साइकिल में एक थैले में भर कर निकल पड़ा चिट्ठियों को घर घर पहुंचाने। क्योंकि उन दिनों गांव में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी साइकिल के हैंडल पर एक लालटेन लटकाया हुआ था, जिसकी रोशनी के कारण मुझे साइकिल चलाने में बहुत मदद मिल रही थी। गांव के रास्ते पर आदमी तो दूर, एक जानवर तलक भी नजर नहीं आ रहा था, जो कि उस जमाने में
यानी आज से 50 साल पहले लाजमी ही था। उस समय के लोगों का मानना था कि रात हो जाने के बाद गांव में शैतानी आत्माएं भटकने लग जाती हैं। हालांकि मैं गांव वालों की बातों को नकारता भी नहीं था, मगर सरकारी काम होने के कारण मुझे कभी भी कहीं भी रात में जाना पड़ जाता था, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। धीरे धीरे मैं एकाएक सभी चिट्ठियों को पते पर पहुंचाने लगा। कोई चिट्ठी मेरे गांव के करीब वाले गांव की थी तो कोई दूर के गांव की। सभी चिट्ठियों को ठिकाने पर पहुंचाते पहुंचाते कब रात के 9:15 बज गए पता ही नहीं चला। अब बस एक आखिरी चिट्ठी ही बची थी, जो कि मेरे यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाना था। पहले तो मैंने सोचा कि आज के लिए इतना काफी है, ये चिट्ठी कल पहुंचा दूंगा, मगर फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैं उस चिट्ठी को पहुंचाने के लिए आगे बढ़ने लगा, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, वो गांव जहां मुझे उस आखिरी चिट्ठी को पहुंचाने जाना था, मैं उस गांव जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। वो रास्ता उस पहले वाले रास्ते से भी ज्यादा सुनसान और खामोशी में डूबा हुआ था। उस रास्ते के अगल बगल सिर्फ जंगल ही जंगल थे। कुल मिलाकर रास्ते का नजारा बड़ा डरावना सा था। रात कीड़ों की आवाजें कानों में गूंज सी रही थी। खैर, थोड़ी देर साइकिल चलाने के बाद मैं उस आखिरी चिट्ठी के ठिकाने पर पहुंचा। मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाजा खोला। फिर मैंने उस बुजुर्ग आदमी को चिट्ठी पकड़ाई और वहां से जाने लगा। अभी मैं चलकर अपनी साइकिल के पास आया ही था कि तभी उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, बेटा, किस रास्ते से आए तुम? मैंने उस बुजुर्ग आदमी को इशारा करके वो रास्ता बताया जिधर से मैं आया था। तो मेरा इशारा देखकर पता नहीं क्यों उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा सूख सा गया और उसने कांपती आवाज में मुझसे कहा, पर बेटा, इस रास्ते से इस वक्त तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर ही मैं समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, अरे चाचा, कोई बात नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो इस पर चाचा ने फिर कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर एक काम करना, ये लालटेन मत बुझाना जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ। मैंने सोचा वैसे भी मैं घर पहुंचने से पहले लालटेन नहीं बुझाऊंगा। इतना सोचकर मैं वापस पोस्ट ऑफिस की तरफ आगे बढ़ने लगा। अब रात काफी हो चुकी थी। सुनसान रास्ता, दोनों ओर फैला जंगल। कहीं ना कहीं उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे डर लगने लगा था, मगर आते वक्त तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा, यही उम्मीद लेकर मैं आगे बढ़े जा रहा था। पता नहीं क्यों उस रास्ते पर मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जबकि मौसम ठंड का नहीं था, मौसम गर्मी का था। शरीर में एक अजीब तरह की सिरहन हो रही थी। एक अलग सा डर मेरे जहन में घूम रहा था, जिन्हें लफ्जों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लालटेन की रोशनी में अभी मैं साइकिल चला ही रहा था कि तभी अचानक मेरी साइकिल का चैन उतर गया। अचानक चैन उतर जाने से मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर अब ये साइकिल को क्या हो गया। खैर, मैं साइकिल से नीचे उतरा और बैठकर चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा। मेरी साइकिल जिस जगह पर खराब हुई थी, वहां पास ही में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। खैर, मैं लालटेन की धुंधली सी रोशनी में चैन चढ़ाने की कोशिश करने लगा, मगर लालटेन की रोशनी इतनी कमजोर थी कि मुझसे चैन चढ़ाया नहीं जा रहा था। अभी मैं चैन चढ़ा ही रहा था
कि तभी पीछे की तरफ से मुझे एक भारी सी आवाज आई। डाकिया बाबू, आ गए चिट्ठी पहुंचाकर। आवाज सुनकर मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है। उस आदमी का चेहरा शॉल से ढका हुआ था। मुझे काफी हैरानी हुई कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं चिट्ठी पहुंचाकर आ रहा हूं। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आप कौन हैं? इस रास्ते पर आप क्या कर रहे हैं? इस पर उस आदमी ने कहा, सब बताता हूँ, पहले ये लालटेन बुझाओ। लालटेन देखकर मुझे बहुत डर लगता है। इस पर मैंने कहा, नहीं, यहाँ इतना अंधेरा है, अगर मैंने लालटेन बुझाया तो मैं देखूंगा कैसे? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपने चेहरे पर से वो शॉल हटा दिया। तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि उस आदमी का सर उसके धड़ से अलग था और वो सर हवा में उड़ रहा था। मगर ये कैसे हो सकता है? किसी आदमी का सर उसके धड़ से अलग हवा में कैसे उड़ सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। तभी उस आदमी ने फिर से कहा, कहा ना लालटेन बुझाओ, वरना तेरा भी सर ऐसे ही धड़ से अलग हो जाएगा। अब तक मैं समझ चुका था कि वो आदमी इंसान नहीं है, बल्कि वो कुछ और ही है। इसलिए मैं साइकिल को धक्का देते ही वहां से भागने लगा। भागते भागते मैंने एक दफा पीछे पलटकर देखा तो पाया कि अब वो सिरकटा आदमी वहां से गायब हो चुका है। उस रात शायद लालटेन ना बुझाने के चलते मेरी जान बच गई, मगर वो आदमी आखिर था कौन, ये आज तक पता नहीं चल पाया। इतना कहकर दादाजी ने अपनी कहानी खत्म की। दादाजी की कहानी सुनकर मैं काफी डर गया और उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।